Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to musculoskeletal disorders. Today we have a special topic that is the rheumatoid arthritis. याद रखिएगा कि एक ऐसी बीमारी जिसमें लिगामेंट्स या कार्टिलेजेस अपना काम करना छोड़ दें और एज अ रिजल्ट जहाँ पे जिस जॉइंट के साथ अटैच हैं वो दोनों बॉन्ड एक दूसरे के साथ मिल जाएं। जैसे मिलेंगे तो फ्रैक्शन बढ़ती जाएगी और एज अ रिजल्ट दोनों बॉन्ड मिक्स हो जाएंगे। तो क्या क्या एबनॉर्मलिटीज़ क्या क्या मुश्किलातें हो सकते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मूवमेंट इम्पॉसिबल हो जाएगी। Rheumatoid arthritis is an condition that cause inflammation in the joints। याद रखिएगा ये ऑटोइम्यून कंडीशन है जो कि इन्फ्लामेशन जॉइंट्स काज करता है। दिस इन्फ्लामेशन स्पेशली अफेक्ट साइनोवियम। ये कहाँ से अफेक्ट करता है? साइनोवियम पे। अब व्हाट इज साइनोवियम? जो साइनोवियल कैविटी होती है इसको अफेक्ट करता है, वो कम होती जाती है। Rheumatoid arthritis can eventually lead to bone fusion। अच्छा, इधर रिजल्ट क्या हो जाए? दो बोन जहाँ से हम दो जॉइंट्स आपस में सेपरेट थे तो वो कार्टिलेज अब ख़त्म हो गया और साइनोवियल जो कैविटी है वो ख़त्म हो जाएगा, दो बोन्स आपस में मिल जाएंगे। कैन हैपन एट एनी एज, किसी भी उम्र में पॉसिबल हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर 20 और 60 साल के बीच में इनकी पीक टाइम है। अच्छा, स्टेज ऑफ रेमेटोइड आर्थराइटिस क्या क्या स्टेज हैं? अच्छा, एक तरफ हेल्दी जॉइंट लिखा हुआ है कि हेल्दी जॉइंट की स्ट्रक्चर देखिए, फिर एबनॉर्मल मीन्स अनहेल्दी जॉइंट की स्ट्रक्चर देखिएगा कि जैसे कि फाइब्रस टिश्यूज़ हैं, कैप्सूल हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो कि एक कैविटी बना के एक स्पेस बना के दो बोन को अलग करके रखता है। दूसरी तरफ आप देखिए कि जो कि साइनोवाइटिस है, साइनोवाइटिस से क्या मुराद है? ये जो हमारे पास भाई जो कि साइनोवियल मेम्ब्रेन है, ये साइनोवियल मेम्ब्रेन गेट्स इन्फ्लाम्ड। जैसे ये इन्फ्लाम्ड कर देता है तो इनके बीच में इन्फ्लामेशन सोजा हुआ हिस्सा आ जाता है। तो ये जो बीच में जो एक्टिविटी है, ये स्पेस जो है, ये कैविटी एक दूसरे के साथ मिल के थोड़ी थोड़ी स्पेस करके फिर फाइबर्स बना लेते हैं। इस फाइबर्स का नाम है फाइबरस एनकाइलोसिस। ठीक है भाई, तो ये था भाई साइनोवाइटिस। जैसे कि मैं आपको कमेंट में इनको रिमूव करूं, ठीक है भाई, ठीक है। तो ये साइनोवाइटिस क्या है? तो साइनोवाइटिस साइनोवियल मेम्ब्रेन इन्फ्लाम्ड एंड थिकन, जब वो मोटा होता जाता है, बॉन्ड्स एंड कार्टिलेज ग्रेजुअली इरोडेट, मतलब एक दूसरे से करीब आते हैं। तो जैसे कि नंबर 2 पे है कि भाई पेनस, ठीक है, एक मिनट भाई। अच्छा, ये जो है पेनस से क्या मुराद है भाई? एक्सटेंसिव कार्टिलेज लॉसेस। ठीक, एक्सटेंसिव कार्टिलेज लॉसेस। अब कार्टिलेज जो ख़त्म हो गए हैं, एक्सपोज्ड एंड पिटेड बॉन्ड्स, मतलब ये जो जो कि खड्डे वाले जो बॉन्ड्स हैं अब वापस मिल जाएंगे। ये जब कार्टिलेज इन्फ्लाम्ड हो जाएंगे तो ये आपस में मिलकर पेनस बना लेंगे। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे फाइब्रस एनकिलोसिस, शायद ये एब्रीविएशन है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, एनकिलोसिस। अब ये फाइब्रस एनकिलोसिस से क्या मुराद है? ये दोनों बॉन्ड्स के बीच में ये जो ब्रिज बना हुआ है ना, ये ब्रिज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ब्रिज बना रहा है, ये ब्रिज देखिए, ये फाइब्रस है, ये वाइटिश जो ब्रिज है, ये ब्रिज दो बॉन्ड्स को अब एक दूसरे से अलग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये भी है तो एबनॉर्मल, इससे भी मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा। अगर मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा तो इनका आखिरी हल तो होगा, इसे किस तरह बचा लेंगे। और फर्दर आप देखिए, उनके अलावा जो लेफ्ट साइड फर्दर हम उनको एबनॉर्मल कंडीशन की तरफ लेके जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फाइबर था, फाइबर फिर भी थोड़ा बहुत मूवमेंट करने में हेल्प कर लेता है, लेकिन यहाँ भी तो बोन है। अब बोन किससे मूव करेगा? क्योंकि बोन को मूव करने के लिए ज्वाइंट है ही नहीं। अगर ज्वाइंट नहीं है तो अब भाई प्रॉब्लम तो सीरियस हो गया। अब ये सीरियस जो कंडीशन है इसको कैसे बचा लेते हैं, क्या करते हैं, ये हमारे कंसल्टेंट आगे बढ़ते हैं, क्या हमारे पीपीटी में क्या लिखा हुआ है क्या नहीं, तमाम से डिस्कस करेंगे। तो ये सीरियस कंडीशन थोड़ा सा पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल होता जाएगा। तो इसकी सीवियरिटी ये है कि भाई ऑटोइम्यून है और जॉइंट ख़त्म हो जाता है, कार्टिलेजेस ख़त्म हो जाते हैं, बोन आपस मिल जाते हैं, तो मूवमेंट इज इम्पॉसिबल। तो जिसको हम बोलते हैं भाई बोनी एनकाइलोसिस। ठीक है भाई। स्टेज नंबर 1 इज साइनोवाइटिस। जैसे कि आप यहाँ पे साइनोवाइटिस देख सकते हैं। अब साइनोवाइटिस की यहाँ पे देखते हैं WBC, जैसे कि इन्फ्लामेशन होगा, इस इन्फ्लामेशन के लिए रेस्पॉन्स WBC लेके आएंगे। WBC आएंगे तो साइनोवियम के अंदर उनको इन्फ्लाम करेंगे, विच काजेज टू द बिकम इन्फ्लाम्ड।
दिस इन्फ्लामेशन लीड्स टू थिकनिंग, अब ये मोटा होता जाएगा, एंड द फॉर्मेशन ऑफ पेनस आकर, तो पेनस बनेगा। अब पेनस क्या चीज़ है देखिए, फॉर्मेशन ऑफ पेनस, ए पेनस इज अ लेयर ऑफ वेस्कुलर फाइब्रस टिश्यू, इट इज़ दी फाइब्रस टिश्यू का एक वेस्कुलर एक टिश्यू लेयर है, ठीक है। द पेनिस विल ग्रो सो लार्ज विल डैमेज द बोन कार्टिलेज, अगर ये लार्जली ये ग्रो करता है तो बोन के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। एंड कार्टिलेज विद इन द जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर कार्टिलेज बोन्स के लिए खतरनाक साबित हो सकता है कि स्पेस नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं करेंगे, अब फ्लूइड्स भी नहीं है ताकि इस जो फ्रिक्शन उनको कम करने के लिए है। तो भाई बोन की डेंसिटी इस हवाले से कम होती जा रही है, पोरस होते जा रहे हैं, वीक होते जा रहे हैं, ठीक। स्पेस इन बिटवीन जॉइंट्स विल डिसअपियर, स्पेस नहीं है, एंड एनक्लोसिस विल डेवलप। अच्छा जहाँ पे स्पेस नहीं दिस कॉल्ड एनक्लोसिस, ठीक है। अब ये हो सकता है फाइबर्स हो या हो सकता है बोन ही हो, तो फर्दर डिस्कस करते हैं क्योंकि दो टाइप्स हैं। तीसरे नंबर पे भाई एनक्लोसिस, दिस इज द फ्यूजन ऑफ द बोन, ये क्या भाई जब दो बोन आपस में फ्यूज हो जाएं, स्पेस नहीं है, एक ब्रिज बनेगी, किस चीज़ की ब्रिज, या तो बोन का ब्रिज बनेगा दोनों बीच के बीच में, या तो भाई फाइब्रस टिश्यू का। द पेशेंट विल हैव मेजर स्टिफनेस इमोबिलिटी ऑफ जॉइंट। 3 नंबर पे है भाई फाइब्रस एनकाइलोसिस, जो कि फाइब्रस टिश्यू के एक ब्रिज है दो बोन के बीच में, दूसरा बोनी एनकाइलोसिस जो कि बोन का ब्रिज है। दोनों ही खतरनाक हैं क्योंकि मोमेंट नहीं है जॉइंट में, अब जहीं पे भी होगा तो वो स्ट्रेट पाथ होगा, स्टेप होगा, पेशेंट के लिए तो मुश्किलात है ही, उनका ज़िंदगी क्या होगा वो आप इमेजिन कर सकते हैं। साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ रेमेटॉइड आर्थराइटिस, ये खतरनाक बीमारी की साइंस सिम्टम क्या हो सकता है? 7 ऐसे याद रखिएगा कि भाई 7S, ठीक है, एक्रोनाम। सनराइज स्टिफनेस, ये कि सुबह होगा, मॉर्निंग, ठीक है भाई, मॉर्निंग पेन जो कि 30 मिनट से ज़्यादा स्टिफनेस होगा सकती, ठीक है, सीवियर पेन के साथ। सॉफ्ट फीलिंग द जॉइंट्स, जॉइंट्स में सॉफ्ट, जाहिर सी बात है बोन वीक होते जा रहे हैं तो ये मतलब कि सॉफ्ट फीलिंग हो जाएगी, डिलिकेट नाजुक सा फील होगा, ऐसा फील होगा पेशेंट को जैसे कि छोटी सी चोट लगने के भी वो बोन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे और फ्रैक्चर हो जाएगा। स्वेलिंग द जॉइंट, वार्म, गर्माश होंगी, हार्ड होंगे, इन्फ्लाम होंगे। साइमेट्रिकल, दोनों मतलब दोनों हाथों में या दोनों साइड इसी हवाले से इक्वल कोई चीज़ होगा, वार्म होगा, स्वेल होगा, पेन होगा। साइनोविम अफेक्ट इन्फ्लाम्ड, जैसे कि आपने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ के आए। सिस्टम अफेक्ट्स नॉट ओनली द जॉइंट, ये ना सिर्फ जॉइंट को अफेक्ट करेंगे बल्कि उनके अलावा दर्द महसूस होगा, थकावट महसूस होगी, एंड इट कैन अफेक्ट द लंग्स, हार्ट, एनीमिया, ठीक है। यह है रेमेटॉइड आर्थराइटिस जिसका इम्पैक्ट पेशेंट के फेफड़े तक हो सकता है, उनका दिल तक हो सकता है, इवन एनीमिया भी काज कर सकता है, ठीक है भाई। और लास्ट है स्टेजेस, साइनवाइटिस, पेनस, एनक्लोसिस, तो ये तमाम इनके स्टेजेस हैं, सीवीडी की तरह के हिसाब से इनको लिस्ट किया गया है। अच्छा ट्रीटमेंट क्या है इस खतरनाक बीमारी का? प्रिवेंट प्रोग्रेशन ऑफ जॉइंट डैमेज, ठीक है। तो प्रिवेंशन 2 है, या तो आप पेन को खत्म करो या तो डिजीज प्रोग्रेस को, जाहिर सी बात दोनों को खत्म करना होगा, लेकिन एज वाइटली तो फर्स्ट पीरियड इज पेन, ठीक है। मेडिकेशन एंड सेट से याद रखना कि एंड सेट्स यूज़ करते हैं सिर्फ पेन को ख़त्म करने के लिए, ना सिर्फ दी रेमेटॉइड आर्थराइटिस की डिजीज प्रोसेस करने के लिए। दूसरे कार्टिकोस्टेरॉइड्स, कुछ स्टेरॉइड्स भी हैं वो भी यूज़ किया जाता है एंड रेमेटॉइड आर्थराइटिस के डिजीज़ को कम करने के लिए। एंड डिमार्स, डिजीज मॉडिफाइड नहीं सॉरी ड्रग मॉडिफाइड एंटी एर्थ्रोमाइड ड्रग्स, ठीक है, जो कि हमारे पास जो मिथोट्रेक्सेट जो ड्रग है वो डिमार्स है। सर्जरी है उनके अलावा भाई, सर्जरी जो कि अफेक्ट है जो कि बोन है उनको आप रिमूव करें, ठीक है। सर्जरी रिप्लेस जॉइंट विद इन आर्टिफिशियल वन, जॉइंट करें जो कि आर्टिफिशियल हो सकता है, आर्टिफिशियल दे। रिमूवल ऑफ द साइनोवियम, ठीक है। अब दो बोन को अलग करना तो होगा भाई, तो साइनोवियम को रिमूव करेंगे, साइनेक्टोमी करेंगे, वो जो मेम्ब्रेन है जो कार्टिलेज है उनको रिमूव करेंगे, दूसरा हेल्दी लेंगे। उस प्रोसेस का नाम क्या है भाई? आर्थ्रोडेसिस, ठीक है, जैसे कि जॉइंट फ्यूजन हो गए हैं। वेयर द जॉइंट इज रिमूव्ड एंड द बोन्स आर फ्यूज्ड, वहाँ पे जॉइंट को रिमूव किया जाएगा और बोन को फ्यूज किया जाएगा टुगेदर विद बोन ग्राफ्ट की थ्रो, ठीक है। इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट विद इन 2 years ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज, ठीक है। तो इस बीमारी के बाद 2 साल भी नहीं लगेगा कि ये जो जॉइंट है डिस्ट्रक्शन हो जाएंगे, मतलब कि ये डिजीज प्रोग्रेस स्पीडली कर लेता है और इतना ख़तरनाक भी साबित हो सकता है।
नर्विस नहीं बल्कि नर्सिंग इंटरवेंशन। पेन मैनेजमेंट, आपका काम क्या होगा भाई, पेशेंट का पेन मैनेज करो जी। कैसे, पहले तो आप असेस करें भाई किस लेवल पे है, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है, तो उसी हिसाब से आप पेन को मैनेज करें। एनसेड दे दो भाई, ठीक है भाई, ओपॉइड दे दो, तो ट्रामाडोल जैसे कि अभी तो पेनाडोल वगैरह या आइबुप्रोफेन वगैरह तमाम से जो कि पेन किलर हैं, वॉल्ट्राल वगैरह वही देखते हैं। लेकिन आपका काम होगा पहले आप पेन को असेस करो, फिर पेन मैनेजमेंट करो, जैसे कि एनसेड वगैरह दे दो। उनके लिए प्रिजर्विंग द जॉइंट्स, फिर जॉइंट की जो भी एबनॉर्मलिटी है उनको असेस करो और उनको उसी हवाले से इम्प्रूव करने की कोशिश करो जो भी आपसे हो सके, जैसे कि फिजियोथेरापी है या मसाज वगैरह है। नॉन फार्माकोलॉजिकल आप पहले कोशिश क्या करें, उनके बाद आप फार्माकोलॉजिकल कोशिश करें। इम्प्रूविंग फंक्शन मोबिलिटी यूजिंग असिस्टिव डिवाइसेस। पेशेंट को एजुकेशन दो, जो मेडिकेशन आप दे रहे हैं उस मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स आपको नॉन हो, उनको बोले कि मेडिकेशन के बाद फिलहाल साइड सिम्टम अगर आपको देखने को मिले तो हमें बताइए। एंड नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट द डिजीज इटसेल्फ, ठीक है। ड्यूरिंग फेलियर ऑफ सीरियस जॉइंट दैट आर इन्फ्लाम, ठीक है, जो स्वेलिंग हो जाता है इन्फ्लामेशन के दौरान, नो एक्सरसाइज ऑन जॉइंट। इन्फ्लामेशन के दौरान एक्सरसाइज वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। स्पेंस हेल्प विद दिस अलॉन्ग हीट इन कोल्ड ट्रीटमेंट, उनकी ट्रीटमेंट हीट इन कोल्ड है नॉन फार्माकोलॉजिकली। मसाज हीट बेस्ड फॉर स्टिफनेस को ख़त्म करने के लिए हीट किया जाता है, और जैसे कि इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग को ख़त्म करने के लिए, पेन को भी ख़त्म करने के लिए कोल्ड दिया जाता है। ये नॉन फार्माकोलॉजिकल मेथड। पेशेंट नीड्स टू परफॉर्म रूटीनली रूम मीन्स रेंज ऑफ मोशन, मतलब उनको एक्सरसाइज करवाना चाहिए, उनको एक्टिविटी करवाना चाहिए ताकि वो अपनी रेंज ऑफ मोशन को, जॉइंट्स को हिलाने में कामयाब रहे। लो इम्पैक्ट एरोबिक एक्सरसाइज, ठीक है, स्टेशनरी बाइक वॉकिंग, वाटर एरोबिक वगैरह ये तमाम से चीज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी वो डिजी प्रोसेस से फ़िलहाल के फौरी तौर पर लिए हील न हुआ। जिससे वो हील होगा, रिकवरी होगा, तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन या एरोबिक एक्सरसाइज करने के लिए वो तैयार खुद हो जाएगा, एज ए काबिल हो जाएगा। यूज़ असिस्टिव डिवाइस, मेक श्योर द पेशेंट यूजिंग दैम करेक्टली टू प्रोमोट सेफ्टी। जैसे कि असिस्टिव डिवाइस है, मेरे प्रीवियस लेक्चर में वॉकिंग के जो हैं कराची स्कैन और वॉकर वगैरह के हैं, उसी हाल से इंजरी से बच सकता है, और अपनी मोबिलिटी को, कोऑर्डिनेशन को, मोबाइल बैलेंस को भी मेंटेन कर सकता है। तो ये हमारे पास है रेमेटोड आर्थराइटिस। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक विद दिस वीडियो। थैंक